जय हिंद प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं आपका भाई शशि आप लोग के बीच यहाँ पर स्टडी विषय चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम डेली करंट अफेयर्स क्लासेस और आप लोग को जीके जीएस के क्वेश्चन जो जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं हम अपने इस चैनल पर प्रोवाइड करवाते हैं। दोस्त, तो आप लोग अभी तक अगर स्टडी विषय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। और सुबह सुबह जितने भी करंट अफेयर्स क्लासेस मैं करवाता हूँ सुबह आप लोग को उसमें जरूर जुड़ना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट और सिलेक्टिव प्रश्न आप लोग को वहाँ से कराए जाते हैं। और जीके जीएस के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं हम दिन भर में 2-3 वीडियो के माध्यम से आप लोग को अच्छे प्रश्न और जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं वही कवर कराता हूँ अपने इस चैनल पर। अगर आप लोग को किसी भी वन डे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ना ना भूलिएगा। और किसी भी वीडियो के जो पीडीएफ चाहिए आप लोग को जितना मैं पढ़ाता हूँ तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आप लोग को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पर आप लोग को पीडीएफ आसानी से प्राप्त हो जाएगा। हिस्ट्री के आज हम टॉप 20 ऐसे प्रश्नों को जो है चर्चा करेंगे जो आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न आप लोग को हो जाते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। हमारा टॉपिक है, देखिएगा, हिस्ट्री के 20 प्रश्नों को कवर करना। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे जो प्रश्न आप लोग के हैं, ठीक है। पहले प्रश्न से ही आप लोग को अच्छे से जो है लास्ट तक बने रहना है। 20 प्रश्नों में 20 प्रश्न करवाएंगे तो आप लोग का लगभग 50 से 60 क्वेश्चन इस जो है क्लास से आप लोग का जो है हिस्ट्री का कवर होगा, क्योंकि इसका जो है व्याख्या सहित हम करवाएंगे तो इसमें आप लोग क्वेश्चन जो है अच्छे बनेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखेंगे। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है। तो 1857 के समय जो है भारत का गवर्नर जनरल कौन था प्यारे साथियों? तो वो हो जाते हैं लॉर्ड कैनिंग। इस प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाता है, करेक्ट। अब आइए थोड़ा सा इसकी व्याख्या कर लेते हैं हम लोग। व्याख्या में देखेंगे क्या क्या दिया है आप लोग के लिए, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग को, यहाँ को रहेगा, लॉर्ड कैनिंग को चार्ल्स जॉन कैनिंग भी कहा जाता है। तो आप लोग को ध्यान देना है। एक प्रश्न ऐसे बन सकता है कि लॉर्ड कैनिंग को और किस नाम से यानी कि जाना जाता है, तो आप लोग को चार्ल्स जॉन कैनिंग के नाम से भी लॉर्ड कैनिंग को जाना जाता है। वह भारत का प्रथम जो है वायसराय था। ये प्रश्न आप लोग को जरूर पूछता है कि प्रथम भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग हो जाता है। और गवर्नर के रूप में उसका कार्यकाल जो है 1856, देखिएगा यहाँ से, गवर्नर के रूप में जो है उनका कार्यकाल 1856 से 1862 ईस्वी तक रहा है। और इस दौरान ही गवर्नर ऑफ इंडिया 1858 एक्ट पास हुआ, जिसके अनुसार गवर्नर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया को ही वायसराय घोषित किया गया। ठीक है। तो ये रही आप लोग की जो है इससे रिलेटेड जो है व्याख्या। लगभग इसमें से 4-5 प्रश्न आप लोग के बन गए। तो इस तरह से हम लोग 5-6 क्वेश्चन इस प्रश्न से कवर कर लिए हैं। ऐसे ही व्याख्या के साथ हम लोग पढ़ेंगे हर एक प्रश्न को, ताकि आप लोग को अच्छे से वो टॉपिक पूरा कवर हो जाए। ठीक है। दूसरा प्रश्न देखेंगे। हमारा दूसरा प्रश्न क्या है आज का, 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? तो 1855 में जो संथाल थे वो किस अंग्रेज कमांडर को हराया था प्यारे साथियों? तो वो मेजर बरो को हराए थे, जो संथाल ने 1855 में हराए थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाता है, करेक्ट। आप लोग को ध्यान देना है। अब व्याख्या में देखेंगे, व्याख्या में क्या है इन प्रश्न के बारे में, ठीक है। 30 जून सन 1855 को दो सगे भाई सीधो और कान्हू मुर्मू के नेतृत्व में करीब 30,000 संथालों ने विद्रोह कर दिया। क्षेत्र से जो है अंग्रेज शासन लगभग समाप्त हो गए थे। ठीक है। तो इस क्षेत्र से लगभग मतलब कि विद्रोह के दौरान जो है अंग्रेजी शासन लगभग इसमें से समाप्त हो गया था संथालों के द्वारा। ठीक है। उसके बाद तीसरा प्रश्न देखेंगे। तीसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? तो स्वराज शब्द सबसे पहले देखिएगा कि पूछेगा कि प्रश्न, दो प्रश्न बनते हैं। तो हिंदी को सबसे पहले राष्ट्रभाषा किसने माना था, या फिर पूछेगा कि किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया। ठीक है। तो ये हो जाते हैं आप लोग के स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ये दोनों काम किए गए हैं। तो आप लोग को ध्यान देना है। इस प्रश्न का राइट आंसर बी हो जाता है, स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है। उसके बाद देखेंगे व्याख्या के रूप में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इन चीजों के बारे में। ठीक है। व्याख्या हमारा क्या है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। पूछेगा कि आर्य समाज की स्थापना कब की गई? 1875 में। किसके द्वारा किया गया? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। और पूछेगा कहाँ किया गया? तो बंबई में किया गया। तीन प्रश्न एक जो है एक मतलब लाइन से आप लोगों को कवर हुआ है। ठीक है। दूसरा लाइन देखिएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप में पुनः स्थापना करना था। ठीक है। स्वामी जी के आर्थिक विचारों में स्वदेशी का बहुत महत्व था। और फिर उसके बाद देखेंगे अगला पॉइंट, राजनैतिक क्षेत्र में वह कहते थे कि बुरे से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है। ठीक है।
तो ये रहे आप लोग के इस प्रश्न के बारे में। ऐसे ही देखिएगा, जिस तरह से हम लोग आप लोग पढ़ रहे हैं व्याख्या करते हुए, तो ऐसे अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग की तैयारी बहुत ही जबरदस्त मैं कर दूंगा। आप लोग का हिस्ट्री हो, चाहे चाहे जियोग्राफी हो, या फिर आप लोग का पॉलिटिकल साइंस हो, कोई भी जीके जीएस का प्रश्न आप लोग का नहीं छूटेगा अगर आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं तो। ठीक है, मैं गारंटी लेता हूँ आप लोग को पूरी चीजें अच्छे से इस चैनल पर करवाई जाएंगी। तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करके पैर साथियों पैसा कुछ नहीं लगता है, सिर्फ आप लोग को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है। जितने भी वीडियो डालेंगे हम आप लोग के पास आसानी से पहुंच जाएगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चौथा प्रश्न हमारा आज का क्या है? हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर देंगे आप लोग। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति जो थी प्यारे साथियों, वो हो जाता है उचित समतावादी। देखिएगा, ये उचित समतावादी के लोग थे जो हड़प्पा के समाजवादी पद्धति थी। ठीक है, उसके बाद व्याख्या के रूप में देखेंगे, इसमें थोड़ा सा मतलब कि जो है आप लोग देख लीजिए इसमें से। वैसे यह प्रश्न भी अभी विवाद में है कि जो है ये आप लोग के जो है समतावादी का पूछा है, आप लोग को ध्यान देना है। ठीक है, फिर भी चूंकि हड़प्पावादी वाणिज्य की और अधिक आकर्षित थे, इसलिए ऐसा माना जाता है कि संभवतः हड़प्पा सभ्यता का शासन वणिक के हाथ में था। ठीक है, ये रहा इससे रिलेटेड कुछ व्याख्या, आप लोग को ध्यान देना है इस प्रश्नों को। पांचवा प्रश्न देखेंगे, हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? ठीक है, तो हड़प्पावासी जो लाजवर्द यानी कि भवन की निर्माण है, लाजवर्द किसे कहा गया है? भवन के निर्माण से संबंधित है, तो आप लोग को ध्यान देना है। कभी कभी प्रश्नों में पूछ देता है कि भवन का निर्माण यानी कि किससे संबंधित है, तो लाजवर्द ऑप्शन में दे देगा, तो आप लोग को यहाँ से लाजवर्द कर देना है। ठीक है, तो भवन के निर्माण की सामग्री जो है हड़प्पावासी कहाँ से आयात करते थे, तो ये हो जाता है आप लोग का जो है हिंदू कुश क्षेत्र में के बदस्खा थे, आप लोग को ये चीजें मतलब कि आयात किए जाते थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ये हो जाता है करेक्ट। ठीक है, उसके बाद इसके बारे में व्याख्या थोड़ा जान लीजिए। ठीक है, लाजवर्त या राजावर्त एक मूल्यवान नीले रंग का पत्थर है जो प्राचीन काल से अपने सुंदर नीले रंग के लिए पसंद किया जाता है। ठीक है, कई स्रोतों के अनुसार प्राचीन भारतीय संस्कृति में जिन नवरत्नों को मान्यता दी गई थी उसमें एक लाजवर्द था। आप लोग को ध्यान देना है, ये प्रश्न आप लोग को इंपॉर्टेंट हो जाता है। छठा क्वेश्चन देखिएगा। छठा क्वेश्चन हमारा क्या है? हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? तो हड़प्पाकालीन जो है स्थल रोपड़ जो है कह सकते हो पंजाब की जो सतलज नदी के किनारे आप लोग का स्थित था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी हो जाता है करेक्ट। ठीक है, फिर व्याख्या देखेंगे इसके बारे में। व्याख्या क्या है? रूपनगर एक अति प्राचीन स्थल है। नगर का इतिहास सिंधु घाटी की सभ्यता तक जाता है। ठीक है, रूपनगर सतलुज के दक्षिणी किनारे पे बसा है। सतलुज नदी के दूसरी ओर शिवालिक के पहाड़ भी हैं। आप लोग को ध्यान देना है इन प्रश्नों को, और इस नॉलेज को आप लोग को जरूर जान लेना है, क्योंकि आजकल के प्रश्नों में कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए हम आप लोग को पूरा व्याख्या के साथ आप लोग को ये प्रश्न करवा रहे हैं। सातवां क्वेश्चन देखेंगे। सातवां क्वेश्चन क्या है हमारा? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो कह सकते हैं जो ऋग्वेद में मंडलों की संख्या है वो आप लोग को पता होना चाहिए कि 10 हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी हो जाता है करेक्ट। ठीक है, व्याख्या में जानेंगे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। आप लोग को इस प्रश्नों से लगभग हर एक एग्जाम में 2-3 प्रश्न देखने को मिलते हैं, इसलिए आप लोग को जरूर जरूर से इस प्रश्न को पढ़ लेना है। स्टार लगाकर रख लीजिएगा इस प्रश्न को। ठीक है, देखिएगा, ऋग्वेद जो है सनातन धर्म अथवा हिंदू धर्म का स्रोत है, आप लोग को ध्यान देना है। ठीक है, इसमें जो है 1028 सूक्त हैं। ये पूछता है बार बार कि ऋग्वेद में कितनी सूक्तियां होती हैं, तो 1028 सूक्तियां हैं प्यारे साथियों। इसमें देवताओं की स्तुति की गई है। ठीक है, इस ग्रंथ में देवताओं का यज्ञ में आह्वान करने के लिए मंत्र हैं। यही सर्वप्रथम वेद है। तो पूछेगा कि प्रथम वेद कौन सा है, तो आप लोग को ऋग्वेद बताना है, आप लोग को ध्यान देना है। और अगला पॉइंट देखते हैं। ऋग्वेद को दुनिया के सभी इतिहासकार हिंद यूरोपीय भाषा परिवार की सबसे पहली रचना मानते थे। ठीक है, फिर इसके बाद देखेंगे ये दुनिया के सर्वप्रथम ग्रंथों में से एक है। तो ये रहे आप लोग के जो है इंपॉर्टेंट कुछ व्याख्या थे। आप लोग को इन चीजों को जरूर पढ़िएगा। ये मत सोचिएगा कि ये प्रश्न बहुत ही लेंदी हो जा रहा है व्याख्या से, लेकिन व्याख्या करने से आप लोग को 4-5 जैसे प्रश्न आप लोग को एक प्रश्न तैयार हो रहे हैं, तो कह सकते हो ये आप लोग के लिए बहुत ही अच्छी बात है। इसलिए हमने ये किया है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, देखिएगा प्रश्न डालते हैं 1 2 3 4 यानी कि 4 ऑप्शन देते हैं, टिक हो गया, चलो ये सही है आंसर, स्किप करो आगे चलो। तो ऐसे में प्रश्नों को दिमाग में बैठाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो कितने प्रश्न आप लोग ऐसे करेंगे? तो इसलिए मैं पूरी व्याख्या के साथ करा रहा हूँ, ताकि जो अगर आप लोग को अगला क्वेश्चन नहीं याद आ रहा है, अगर दूसरा भी याद आ गया ना, तो अगला अपने आप याद हो जाएगा। तो अच्छे से आप लोग इन चीजों को पढ़िएगा बहुत ही ध्यान से। ठीक है, आठवां प्रश्न देखेंगे। आठवां प्रश्न आज का हमारा क्या है?
अध्यात्मक ज्ञान के जो है विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो नचिकेता और यम का संवाद जो है अध्यात्म ज्ञान से जो है प्राप्त होता है आप लोग का कठोपनिषद में। आप लोग को ध्यान देना है। इस प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाता है करेक्ट। ठीक है, व्याख्या जानेंगे। व्याख्या क्या है? नचिकेता और यमराज के बीच हुई संवाद का उल्लेख जो है हमें कठोपनिषद में मिलता है। आप लोग को ध्यान देना है इस प्रश्न को। ठीक है, नौवां क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। नौवां क्वेश्चन हमारा क्या है? अस्तो मा सदगयम कहाँ से लिया गया है? तो अस्तो मा सदगयम जो है प्यारे साथियों वो आप लोग का ऋग्वेद से लिया गया है, जो हमारा सर्वप्रथम वेद माना जाता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे इसकी व्याख्या के बारे में। ध्यान से देखिएगा, कुछ व्याख्या ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं आप लोग के। ठीक है, अस्तो मा सदगयम ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद जो कि मूल रूप से इस प्रकार हैं। ठीक है, देखिएगा ओम अस्तो मा सदगयम ये हो गया, और फिर तत्सो मा ज्योतिर्गम भी ये ऋग्वेद से लिया गया है। मृत्यो मा गम्यम भी आप लोग को यहाँ से लिया गया है। ये रहे आप लोग के जो है ओम शांति शांति जो है ये आप लोग का बृहदारण्यकोपनिषद से लिए गए हैं। आप लोग को ध्यान देना है इन प्रश्नों को। ठीक है, 10वां प्रश्न देखेंगे। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है प्यारे साथियों? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, श्रेष्ठ या कुलीन। इस प्रश्न का राइट आंसर बी हो जाता है करेक्ट। ठीक है, व्याख्या देखेंगे। व्याख्या हमारा क्या है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। और फिर उसके बाद देखिए आर्य शब्द अर धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जो संस्कार द्वारा श्रेष्ठता स्थापित कर लिया हो। ठीक है, यानी कि और धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जो संस्कार द्वारा श्रेष्ठता स्थापित कर लिया हो। फिर उसके बाद देखेंगे मैक्स मूलर ने आर्यों का भारत आना मध्य एशिया से माना है। ठीक है, मध्य एशिया से माना है। आप लोग को ध्यान देना है कि आर्य जो लोग आए हैं वो मध्य एशिया से होकर यहाँ से आए हैं भारत में। ठीक है, आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। पूछता है बार बार प्रश्न कि आर्यों द्वारा जो निर्मित सभ्यता थी वो कौन सी सभ्यता कहलाई? तो वैदिक सभ्यता कहलाई है। आप लोग को ध्यान देना है। 11वां प्रश्न देखेंगे परिस्थिति हमारा। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो प्राचीन भारत में जो पहला विदेशी आक्रमण किया गया था साथियों वो आप लोग का हो जाता है ईरानियों के द्वारा। आप लोग को ध्यान देना है। इस प्रश्न का राइट आंसर ए हो जाता है करेक्ट। ठीक है, व्याख्या देखेंगे थोड़ा सा। व्याख्या क्या कहता है? भारत पर पहला विदेशी आक्रमण करने वाला शासक ईरान से थे। इनका संबंध हकमनी वंश से था। ठीक है, हकमनी वंश से था जो ईरानियों का जो आप लोग का संबंध था। ठीक है, उसके बाद 12वां क्वेश्चन देखेंगे। 12वां क्वेश्चन हमारा क्या है? ध्यान से देखिएगा। ऋग्वेद में निम्नांकित किस नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो कौन सा नदियों का जो है संबंध जो है उल्लेख है वो अफगानिस्तान के साथ आर्यों के साथ संबंध का सूचक है? तो आप लोग का कुंभा और क्रम नदी जो है आती हैं ये अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का जो है सूचक है। ठीक है, उसके बाद व्याख्या थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट व्याख्या है इसका। काबुल नदी पर यानी कि काबुल नदी एक 700 किलोमीटर लंबी नदी है। ठीक है, जो अफगानिस्तान में हिंदू कुश पर्वतों की संगलाख श्रृंखला से शुरू होकर पाकिस्तान के अटक शहर के पास सिंधु नदी में विलय हो जाती है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे काबुल नदी पूर्वी अफगानिस्तान की मुख्य नदी है, और इसका जो है जल संभर हेल मंद नदी के जल संभर क्षेत्र से उनई दरे द्वारा विभाजित होती हैं। तो ये रहे कुछ इससे की व्याख्या इस प्रश्न के। तो आप लोग को ध्यान से इस प्रश्न को पढ़ लेना है। पीडीएफ डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, तो आप लोग को टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा, ताकि आप लोग अच्छे से इन प्रश्नों को फिर से एक बार रिवाइज कर सके हल्के मन से। ठीक है, ऊपर से ये अगर आप लोग पढ़ भी लेंगे एक बार यह वीडियो देखने के बाद, तो आप लोग को अच्छे से ये प्रश्न याद हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 13वां प्रश्न देखिएगा। 13वां प्रश्न हमारा क्या है? किन रचना में नारी को सूरा और पांसा के साथ तीन प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो किन रचना में? तो नारी को सूरा और पांसा के साथ तीन प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है प्रशस्तियों। तो ये हो जाता है आप लोग का मैत्रायणी जो है संहिता हो जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर ये हो जाता है करेक्ट। ठीक है, उसके बाद देखेंगे व्याख्या क्या है। व्याख्या है हमारा यहाँ का देखेंगे। मैत्रायणी संहिता में स्त्री की तुलना मदिरा यानी विष पासे की से भी की गई है। आप लोग को ध्यान देना है। ठीक है, ये रहे इंपॉर्टेंट व्याख्या। आप लोग को ध्यान देना है 14वां क्वेश्चन पर। 14वां क्वेश्चन है कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा करवाया था? तो कुतुब मीनार के जो कार्य है पूरा करवाया गया था वो आप लोग का इल्तुतमिश के द्वारा पूरा करवाया था साथियों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाता है करेक्ट। पूछेगा किसके द्वारा बनवाया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है ये स्टार्ट किया गया था, यानी कि इसकी नींव रखी गई थी। ठीक है, उसके बाद देखेंगे व्याख्या। व्याख्या हमारा क्या है?
कुतुब मीनार भारत की राजधानी दिल्ली के महरौली इलाके में स्थित है। पूछेगा बार बार ये प्रश्न कि कुतुब मीनार कहाँ स्थित है, तो दिल्ली में स्थित है। और दिल्ली में कहाँ स्थित है, तो महरौली में स्थित है। आप लोग को ध्यान देना है। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था, अभी बताया है मैंने, ठीक है। और इसको पूर्ण रूप दिया जो है इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने इसको पूर्ण रूप दिया, इसलिए आप लोग को ध्यान देना है। पूर्ण करवाने का कार्य पूछेगा तो इल्तुतमिश के द्वारा हुआ था। इसके क्षतिग्रस्त होने पर इसका पुनर्निर्माण भी करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। साथ ही इसमें एक मंजिल को भी जोड़ दिया था, ठीक है। क्षतिग्रस्त होने के बाद जो पुनर्निर्माण कराया था वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था, ठीक है। 15वां क्वेश्चन देखेंगे। 15वां क्वेश्चन हमारा क्या है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी। तो जो दिल्ली सल्तनत थी प्यारे साथियों, उसकी जो दरबारी भाषा थी वो फारसी थी। आप लोग को ध्यान देना है। इस प्रश्न का राइट आंसर बी हो जाता है, करेक्ट, ठीक है। थोड़ा सा व्याख्या जान लीजिए। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा जो है वो फारसी ही थी। इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस भाषा ही पूछा है, तो आप लोग को फारसी भाषा याद रखना होगा, दिल्ली सल्तनत की थी, ठीक है। 16वां प्रश्न देखेंगे। हमारा 16वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। तो किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी प्यारे साथियों, तो वो हो जाता है आप लोग का चोल जो है शासक थे, उनके पास एक बहुत ही बढ़िया और अच्छी जो है कह सकते हैं कि शक्तिशाली नौसेना भी थी उनके पास, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ये हो जाता है, करेक्ट, ठीक है। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जो है इसके बारे में, चोल साम्राज्य के बारे में आप लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। चोलों की नौसेना काफी शक्तिशाली थी, जिनकी बुनियाद पर चोलों ने एशिया के सबसे बड़े हिस्से पर अपना शासन स्थापित किया था, ठीक है। यह दुनिया का पहला साम्राज्य था जिसने अपनी नौसेना में महिलाओं को भी जगह दी थी, ठीक है। महिलाएं सिर्फ सेना में शामिल नहीं थी बल्कि युद्धों में भी भाग लेती थी। ये रहे आप लोगों के कुछ चोल वंश के जो सेना तैयार किया था उसके बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग को इन चीजों को अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। 17वां प्रश्न हमारा आज का देखेंगे। 17वां क्वेश्चन, भारत में प्रथम आक्रमणकारी था, यानी कि कौन था। तो भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था प्यारे साथियों, तो आप लोग को ध्यान देना है और याद रखना है। इस प्रश्न को जितना स्टार लगा सकते हैं उतना लगा लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न आप लोग के लिए हो जाता है। तो जो भारत में प्रथम आक्रमणकारी था वो आप लोग का हो जाता है मोहम्मद बिन कासिम, जो था आप लोग का भारत में प्रथम आक्रमणकारी था। इस प्रश्न को ध्यान देना है, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम व्यक्ति अरब मोहम्मद बिन कासिम था, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम इनार के गवर्नर अल हज्जाज का सेनापति व दामाद था। आप लोग को ध्यान देना है इस प्रश्नों को, ठीक है। हज्जाज ने 712 में कासिम को भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा। तो ये रहे आप लोग के कुछ इंपॉर्टेंट जो है आप लोग के जो है मोहम्मद बिन कासिम से संबंधित प्रश्न थे, जो आप लोग के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ से भी हम लोग लगभग 4-5 क्वेश्चन जो है कवर कर लिए हैं, ठीक है। हर एक प्रश्न में 4-5 क्वेश्चन कवर करना बहुत बड़ी बात होती है, इसलिए हमने व्याख्या लाया है आप लोग के सामने कि जो जो प्रश्न रखे हैं उससे रिलेटेड अगर प्रश्न रहेगा तो आप लोग को अच्छे से याद करने में बहुत ही आसानी होगी, ठीक है। तो आई होप कि ये चीजें आप लोग को अच्छी लग रही होगी। इसी तरह से हम प्रोसीड करते हैं अपने 18वां क्वेश्चन की तरफ। 18वां क्वेश्चन है हमारा, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है, ठीक है। तो किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर जो है देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है प्यारे साथियों, तो आप लोग को ध्यान देना है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है मोहम्मद गोरी जो है आप लोग को हो जाते हैं। मोहम्मद गोरी जो मुस्लिम शासक थे, इनके समय में जो है सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ये हो जाता है मोहम्मद गोरी, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, व्याख्या कर लेते हैं। व्याख्या में क्या लिखा है, मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है और दूसरी तरफ कलमा अरबी में खुदा हुआ है, ठीक है। ये है आप लोग की इंपॉर्टेंट चीज, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोग को देखिए वही वही क्वेश्चन हम प्रश्न में रखे हैं, तो आप लोग के एग्जाम अभी से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाते हैं, ठीक है। आज हिस्ट्री करवा रहे हैं, कल जियोग्राफी का करवाएंगे, फिर परसों पॉलिटिक्स का करवाएंगे। इसी तरह से धीरे धीरे हम हर साप्ताहिक में, मतलब धीरे धीरे आप लोग को हर हफ्ते में डे बाय डे आप लोग को पूरी जीके जीएस की तैयारी करवा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छे से आप हमारे साथ जुड़ जाइए और बहुत ही अच्छी आप लोग को क्वेश्चन भी दिया जाता है, ठीक है। 19वां क्वेश्चन हमारा देखेंगे आज का क्या है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। तो देवगिरी का शासक जो था अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय, तो आप लोग के रामचंद्र जो है देव थे, आप लोग के ध्यान देना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर भी ए हो जाता है, करेक्ट, ठीक है। थोड़ा सा व्याख्या जान लेते हैं। व्याख्या हमारा क्या है, रामचंद्र राज्य जो उनका हुआ है वो आप लोग का 1271 से 1311 ईस्वी तक, ठीक है, जिसे रामदेव भी
कहा जाता है? रामचंद्र को रामदेव भी कहा जाता है, आप लोग को ध्यान देना है। भारत के देवगिरी के यादव वंश का शासक था, ठीक है। उसके बाद 1296 ईस्वी में उन्हें दिल्ली सल्तनत से मुस्लिम आक्रमण का सामना करना पड़ा और अलाउद्दीन खिलजी को एक वार्षिक श्रद्धांजलि देने के लिए सहमति से शांति की स्थापना हुई, ठीक है। ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप लोग को इस प्रश्न को पढ़ लेना है। तो आज का हमारा देखिए 20वां क्वेश्चन है जो हिस्ट्री का है। 20वां एंड लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से और अच्छे से देखिएगा। बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? तो बीजापुर का जो गोल गुंबज है प्यारे साथियों, वो आप लोग का मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, आप लोग को ध्यान देना है। इस प्रश्न का राइट आंसर बी हो जाता है करेक्ट, ठीक है। उसके बाद व्याख्या देखेंगे इसका। इसका व्याख्या क्या है, ध्यान से देखिएगा। इस प्रश्न का 20वां प्रश्न का व्याख्या है हमारा गोल गुंबज या गोल गुंबद, ठीक है। बहुत लोग मतलब कंफ्यूज रहते हैं कि गोल गुंबज कहा जाता है या फिर गोल गुंबद कहा जाता है, तो कोई भी मतलब गलत नहीं है, आप लोग दोनों कह सकते हैं, ठीक है। बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, ठीक है। और उसके बाद और बीजापुर कर्नाटक में भी स्थित है, आप लोग को ध्यान देना है, ठीक है। ये रहे आप लोग के टॉप 20 ऐसे प्रश्न जो हमने करवाए हैं। 20 प्रश्न ऐसे थे जो आप लोग को पूरे व्याख्या के साथ करवाया है। तो 20 क्वेश्चन ये नहीं थे प्यारे साथियों। अगर आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे, अच्छे से इन प्रश्नों को पढ़ेंगे, तो आप लोग लगभग 20 क्वेश्चन मान लीजिए कि 5 या 6 क्वेश्चन एक प्रश्न में मैंने करवाया है। तो यानी कि मान लीजिए 4 ही क्वेश्चन जुड़िए, तो लगभग 80 क्वेश्चन आप लोग को इस टॉपिक में हम लोग कवर करे हैं। आप लोग ये मत सोचिएगा कि सिर्फ 20 क्वेश्चन लिखे हैं तो 20 ही क्वेश्चन कवर हुए हैं, लेकिन ये टॉपिक जितना भी हमने व्याख्या करवाया है उसको अच्छे से पढ़िएगा। लगभग 70 से 80 क्वेश्चन हम लोग कवर किए हैं इस जो है क्लास में, ठीक है। इसी तरह से हम आप लोग को पूरे व्याख्या के साथ क्लास प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर आप लोग को अच्छे से तैयारी करना है तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस टीवी चैनल को। और फिर उसके बाद है आप लोग को बताना है कि पीडीएफ अगर चाहिए आप लोग को तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इस चीज़ का हम पीडीएफ अभी अपलोड करा दे रहे हैं। तो आप लोग जाकर वहाँ से पीडीएफ भी डाउनलोड कर रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं इसी सेशन के साथ दूसरे सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, टेक केयर।